ओलंपिक से 2 मेडल जीत के लौटी मनु भाकर का एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत हुआ। खेल मंत्री आज करेंगे उन्हें सम्मानित। ओलंपिक रेसलिंग फाइनल में मेडल की उम्मीद को झटका लगा है। विनेश फोगाट अयोग्य घोषित करार दी गई हैं। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की मुहिम तेज हुई। कई एयरलाइंस ने भेजा विशेष विमान। बारिश ने रोक दी है हिमाचल में जारी मिशन जिंदगी की रफ्तार। सड़क टूटने से फंसी रेस्क्यू की टीम। देश के कई राज्यों में आज मनाई जा रही है हरियाली तीज। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। और चलिए लंच टाइम में बात करते हैं सबसे पहले पेरिस ओलंपिक में विजय पताका लहराने वाली मनु भाकर की, जिनकी वतन वापसी हुई है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल उन्होंने नाम किए, दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल हैं। इतिहास रचा है और इतिहास रचने वाली निशानेबाज मनु भाकर आज देश लौट आई हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। मनु के स्वागत के लिए उनके परिवार, उनके रिश्तेदार समेत बड़ी संख्या में फैंस भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मौजूद फैंस ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, सब बजाकर उनका जोरदार स्वागत हुआ। फैंस पूरे जोश में नाचते गाते हुए नजर आए। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता है और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इस टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय बन गई हैं। मनु पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक होंगी। खबर यह भी है कि मनु रविवार को होने वाली ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए वापस पेरिस लौट जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल के साथ वापस इंडिया आई मनु भाकर, और उनके दोनों माता पिता भी शामिल हैं। मनु से बात करेंगे। मनु अभी भी कह रही थी कि 3 दिन हो चुके हैं और ये दर्द हो चुका है, यूज टू हो चुके हैं। आई थिंक अब तो स्टैमिना बन गया है यहाँ पे 3 दिन से भी एक्चुअली ज्यादा हो गए। अभी मैं सोच रही हूँ तो जैसे पहला मेडल आया था, उसके बाद दूसरा आया था, तो काफी समय हो गया है। और ये जो सब जो लोग आए हैं इतनी तादाद में, ये जो पूरा अटेंशन मिल रहा है, इसको यूज टू होने में कितना टाइम लगा है? यूज टू होने की जरूरत नहीं है मैम, सारे अपने ही लोग हैं और मैं सबसे ही मतलब काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ बहुत सारे लोगों से। तो आई थिंक एक बड़ा परिवार की तरह देखती हूँ मैं। और एयरपोर्ट पे बारिश के बावजूद इतने सारे लोग थे, मेरी फैमिली से, गांव से, हमारी जगह से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और काफी ओवरवेल्म सा फील कर रही थी, बट काफी अच्छा लगा बहुत। एयरपोर्ट पे मम्मी ने चूरमा लेके गई थी, खाने मिला? अभी तो रूम पे जाके खाएंगे। आलू पराठे की भी तैयारी मैम ने कर रखी है। यहाँ वो लीला होटल में उन्होंने, मैनेजर्स ने इतना अच्छा काम किया है। आते ही आई थिंक बहुत आलू का पराठा खा रहे हैं आज, सब आलू के पराठे खा रहे हैं। आलू पराठा सब खा रहे हैं। और मुझे अच्छा ये बताइए, 2 मेडल्स हैं, आप हमारे कैमरा पे दिखा दीजिए, कौन सा वाला ज्यादा स्पेशल था? पहला वाला क्योंकि पहला ओलंपिक मेडल था, या दूसरा वाला ज्यादा स्पेशल था? कौन सा ज्यादा दिल के करीब है? आई थिंक दोनों के लिए ही काफी ट्रेनिंग की थी और काफी मेहनत की थी, तो मैं एक को ऐसे नहीं बोल सकती कि ये स्पेशल है या फिर ये स्पेशल नहीं है। दोनों की ही वैल्यू अपने आप में बहुत ऊंची है और आई थिंक काफी एफर्ट लगा है यहाँ तक आने के लिए, तो दोनों ही स्पेशल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे मनु भाकर के स्वागत के दौरान हमारी संवाददाता शाजिया मौजूद रही। दिल्ली एयरपोर्ट पे उस वक्त कैसा माहौल था? स्वदेश लौटने के बाद मनु की क्या प्लानिंग है? शाजिया की रिपोर्ट में सुनिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मन्नू का स्वागत T3 एयरपोर्ट पे हुआ है, शानदार तरीके से। और उनके साथ आप देख सकते हैं कोच जसपाल राणा भी है। पेरिस ओलंपिक में शानदार तरीके से उन्होंने तो 1 नहीं 2 मेडल जीता था। आज दोपहर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ जो है उनकी मुलाकात है और यहाँ पे उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि मन्नू जो है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 15 अगस्त के टाइम पर जितने भी मेडलिस्ट हैं सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। मन्नू आपको बता दें क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इंडिया की फ्लैग बेरर भी हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खुश है मन्नू घर वापस आकर। वहाँ पेरिस में एक चीज जो मन्नू ने सबसे ज्यादा मिस की थी वो थे घर के खाने की, और यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि घर का चूरमा और आलू पराठा आकर वो खाएंगी। फादर ने हमें बताया, उनके पिताजी ने, कि चूरमा तैयार है लेकिन माँ के हाथ के गर्मा गर्म आलू पराठे के लिए
अब मन्नू घर जाएंगी, जिस तरह से माता जी ने हमें बताया था कि घर जाते ही सबसे पहले वो उन्हें आलू पराठा परोसेंगी। मनु भाकर के कोच हैं जसपाल राणा, उनके साथ ही आज भारत लौटे हैं। जसपाल राणा की कोचिंग में तप कर निखर कर अपनी मेहनत और लगन से मनु ने पेरिस ओलंपिक में दो मेडल जीत कर इतिहास रच दिया। जसपाल राणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी शाजिया ने। तो हमारे साथ मौजूद हैं जसपाल राणा सर, और सर पूरे पेरिस ओलंपिक्स में मन्नू के साथ मौजूद थे, और यहाँ पर हम सर से बात करेंगे मन्नू का जिस तरह से सफर रहा है टोक्यो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक्स तक। सर किस तरह से इस सफर को डिफाइन करेंगे? देखिए, टोक्यो ओलंपिक भी अपनी जगह सही था, क्योंकि जो वहाँ से एक कुछ कर गुजरने का एक वो ठोकर लगी और फिर करने का जज्बा आया, वो भी काफी हैंडी रहा। बट डेफिनेटली मन्नू की बहुत मेहनत थी एंड सबका बहुत साथ रहा, और सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अगर आज हम इस मकाम को पा सकें और देश के लिए 2 मेडल ला सकें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल आपने कहा। सर गेम्स विलेज से शूटिंग का जो रेंज था, वहां से आप लोग रोज पैदल जाते थे, 15 मिनट लगते थे, तो उस दौरान क्या बातचीत होती थी, किस तरह से आप मन्नू को मोटिवेट करते थे? नहीं, शूटिंग रेंज के बाद कोई शूटिंग की बात नहीं होती थी, क्योंकि मन्नू के शूटिंग के अलावा भी बहुत सवाल होते थे जो हम उस चीज पे बात करते थे। और क्योंकि वो माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पर आप हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ अपनी दिल की बात भी बोलनी होती है, तो वही टाइम मिलता था जिस समय हम बात कर सकते थे। अदरवाइज रेंज पे पूरा शूटिंग का माहौल होता था, उसके बाद वो अपने विलेज में चले जाती थी, मैं अपने अपार्टमेंट पे चले जाता था, तो वही टाइम था जो हम एक नॉर्मल 2 दोस्त की तरह बात कर सकते थे। क्या सवाल पूछती थी मन्नू आपसे? मन्नू कुछ भी सवाल पूछ सकती है। One has to be ready for anything. ओके, और सर यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने मन्नू के बारे में बात की है, टोक्यो ओलंपिक्स की जो बात थी उसको लेकर बात करेंगे। टोक्यो में जिस तरह से गन जो माल फंक्शन हुआ था, एक बतौर प्लेयर वो चीजें माइंड में रहती हैं एक शूटर के, और उससे ओवरकम कैसे बतौर कोच आपने उसको करवाया? देखिए, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, तो एक्चुअल फैक्ट्स क्या है वो आज तक किसी को नहीं कंफर्म है। बट चीजें होती हैं, हर एक खिलाड़ी को उस चीज के लिए रेडी होना चाहिए। कभी भी आपके पास पिस्टल 2 पिस्टल होती है, और हर बच्चा उस हिसाब से तैयारी करता है। इस बार भी हम तैयार थे कि गन माल फंक्शन करती है तो हमारे पास दूसरी गन थी। तो आप जब किसी कॉम्पिटिशन में आते हैं तो आप हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना उसकी तैयारी करते हैं। तो इस बार हमारी थी, और बाकी जो ऑब्वियसली शी इज टैलेंटेड गर्ल एंड शी शॉट रियली वेल। जितने भी तीनों इवेंट थे, शी डिड रियली वेल। शूटिंग से पहले आपने उनको कुछ स्पेशल एडवाइस दी थी, कुछ स्पेशल मैसेज दिया था? वो अलग बातें हैं जो हम बात करते हैं, क्योंकि आई डोंट नो किसको समझ आता है नहीं आता, बट देयर हैज टू बी फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेक दैट पर्सन बिलीव इन हरसेल्फ। तो वो सब बातें होती थी हमारी। तो स्पेशल कुछ मैसेज जो आपने शेयर किए उनके साथ एज अ मोटिवेशन एडवाइस? देखिए, हम लोग तो मोस्टली गीता की बातें करते हैं, और गीता में जो लिखा हुआ है वो उसमें हर सवाल का आपको जवाब मिल सकता है। तो ओलंपिक्स के दौरान भी गीता पढ़ी थी मन्नू ने? गीता पढ़ते नहीं थे, लेकिन उस जो गीता के में लिखा हुआ है उसमें वो कैसे उस चीज को टैकल करना है, और वो गीता में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उस चीज पर हमारा डिस्कशन होता था। अभी 2 मेडल्स, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे फीमेल शूटर ने ओलंपिक में मेडल्स जीता है, वो भी 2 मेडल्स के साथ वापस आई हैं, और उस चीज को लेकर आप कितने खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ कि 128 साल बाद किसी भी एथलीट ने, स्पेशली फीमेल एथलीट ने 2 मेडल एक ओलंपिक में जीते हैं। ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएटेड है, एंड मनु इज अ चोजन वन, जिसको भगवान ने ऊपर से भेजा कि वो ये काम करके दिखाया। इससे पहले मनु भाकर जब पेरिस में थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कुछ खास बातें जो उन्होंने कही। स्पोर्ट्स में जैसे इन जनरल स्पोर्ट्स का भी उनको काफ़ी नॉलेज है, और शूटिंग में उनका करियर इतना लंबा रहा है, तो आई वुड से कि ही वाज अ ग्रेट एथलीट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने कितने सारे मेडल्स नहीं जीते होंगे। तो आई थिंक उनसे मेरा काफ़ी समय से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जूनियर प्रोग्राम से लेकर यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा, बट उनके गाइडेंस में आई थिंक काफ़ी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, और आई होप कि उन जैसा कोच जितने लोगों को मिले, आई थिंक
काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए। क्लोजिंग सेरेमनी मुझे बेहद खुशी है बिकॉज मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए चेरिश करूँगी। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो मुझे काफ़ी ऑनर्ड फील हो रहा है, काफ़ी आभार है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इतिहास तो रचने के लिए ही होता है और रूल्स तोड़ने के लिए, जैसे कहते हैं कि रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं, ब्रेक्स और रिकॉर्ड्स ब्रेक करने के लिए होते हैं, वैसे ही हिस्ट्री तो बनती जाती है। बस आपको अपने काम पे ध्यान देना है और आपको अपना बेस्ट करते जाना है, तो हिस्ट्री तो सब बन जाती है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता देते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही विनेश फोगाट अयोग्य करार दे दी गई हैं। अब विनेश फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। देशवासियों को ये सुनकर दुख हुआ है और एक बड़ा झटका लगा है देशवासियों को और स्पोर्ट्स जगत को, क्योंकि आज रात उनका फाइनल मुकाबला होना था जिसका इंतजार हर देशवासी कर रहा था। विनेश का वजन आपको बता दें 50 किलोग्राम से ज्यादा निकला है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ओवरवेट होने के कारण विनेश को अयोग्य करार दिया गया है। अब वो अपना अगला मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। फिलहाल वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। विनेश का वजन तय मानक से 50 ग्राम ज्यादा निकला। विनेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में अपनी हाजिरी दर्ज की थी, लेकिन अब शायद ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि अब उनका वजन 500 ग्राम ज्यादा 50 किलो से। देखिए ये खबर इसलिए भी खास हो जाती है और इसलिए मायूस करने वाली है क्योंकि देशवासियों की उम्मीद थी विनेश फोगाट से। कल जैसे ही पता चला कि विनेश फोगाट जो है वो फाइनल में प्रवेश कर गई हैं, फाइनल में उन्होंने एंट्री कर ली है, तो गोल्ड मेडल लाने की उम्मीदें जो है जाहिर सी बात है कि बढ़ गई थी। अब इसके बाद ये खबर आती है जिसने देशवासियों को मायूस कर दिया है। गोल्ड मेडल मैच से डिस्क्वालीफाई वो हो गई हैं। और अब बात नीरज चोपड़ा की। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कल मेडल के लिए दांव लगाएंगे। इससे पहले उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में पहले ही प्रयास से फाइनल के लिए अपनी सीट बुक कर ली थी। नीरज ने अपने पहले थ्रो में 84 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क को बड़े अंतर से पार किया। अब देश को उनसे गोल्ड की उम्मीद है। गड़ गया भाला, धंस गई धरती, लाल के हुंकार से, भाले के प्रहार से, अदम्य साहस से, जोश और जज्बे के बल से पेरिस ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा ने अपनी चमक बिखेर दी। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पूरे हिंदुस्तान को खुशी में झूमने का बेहतरीन क्षण दे दिया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे और उन्होंने अपना पहला थ्रो 89.34 मीटर का फेंका, जो कि इनका सीजन बेस्ट थ्रो है। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ग्रुप को मिलाकर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा सबसे आगे रहे। उन्होंने 89.34 मीटर की दूरी तय कर पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद दूसरे स्थान पर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स रहे, जिन्होंने 88.63 मीटर दूर भाला फेंका। तीसरे स्थान पर जर्मनी के जूलियन वेबर रहे, जिन्होंने 87.76 मीटर की दूरी तय की। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम 86.59 मीटर की दूरी के साथ कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहे। मतलब अगर क्वालिफिकेशन राउंड के प्रदर्शन को आधार माने तो नीरज चोपड़ा अपने विरोधियों से काफी आगे नजर आए, जिससे ये भरोसा बढ़ गया कि एक बार फिर वो टोक्यो ओलंपिक का सुनहरा इतिहास यहाँ भी दोहराने के लिए तैयार हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने 87.58 मीटर का थ्रो किया था। बड़ा आशीर्वाद था देश का उस बच्चे पर और वो कामयाब हुआ। सारे गाँव में और सारे देश में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है और आने वाला जो 8 तारीख का मैच भी होगा तो उसमें भी वो बेहतर प्रदर्शन करके अपने देश का मान रखेगा। साफ है नीरज चोपड़ा पेरिस में गोल्डन थ्रो करने में कामयाब रहते हैं तो वो ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन जाएंगे। नीरज का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त यानी गुरुवार को होगा, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पेरिस से राहुल रावत और पानीपत से प्रदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो कल का मैच अगर आपने देखा है, आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने 89.34 मीटर दूर भाला फेंका। उम्मीदें जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगी कि गोल्ड मेडल जरूर देश के नाम करेंगे। अब कल यानी गुरुवार को नीरज चोपड़ा मेडल के लिए भाला फेंकेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उनको कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती दे सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में 89.34 मीटर थ्रो फेंका था, जो उनका सर्वश्रेष्ठ है, सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो माना जा रहा है। नीरज को एंडरसन पीटर्स से फाइनल में चुनौती मिलेगी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 88.63 मीटर भाला फेंका है। और इसी तरह जूलियन वेबर भी नीरज के सामने चुनौती होंगे। उन्होंने 87.73 मीटर भाला फेंक सबको चौंकाया, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम भी नीरज को चुनौती देंगे, जिन्होंने 87.59 मीटर थ्रो फेंका। इसी तरह जूलियस येगो भी नीरज के चुनौती देते दिखाई देंगे। इन्होंने 85.97 मीटर दूरी तक भाला फेंका है। अब देखिए, इसी बीच में पेरिस ओलंपिक के हॉकी के सेमीफाइनल में भारत को जर्मनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। अब ब्रॉन्ज मेडल की जंग में भारत का सामना होगा स्पेन के साथ। लड़कर हारे, जर्मनी ने मैच जीता, लेकिन हिंदुस्तान ने दिल जीता। गोल्ड की उम्मीद टूटी, ब्रॉन्ज की आस अब भी बरकरार। 60 मिनट तक जर्मनी और भारत के बीच शाह और मात का खेल चलता रहा। टिकट टू फिनाले की इस जंग में हालांकि बाजी जर्मनी के हाथ रही, लेकिन हरमनप्रीत एंड कंपनी ने जिस अंदाज में जर्मनी को टक्कर दी, उसके गवाह करोड़ों फैंस बने। हिंदुस्तान को इस टीम के जज्बे पर फक्र है। मुझे कॉन्फिडेंस है, हर एक खिलाड़ी प्लेयर्स आज के मैच से कम बैक करेंगे और ब्रॉन्ज मेडल मैच जो स्पेन के साथ होने जा रहा है उसमें बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। देश के लिए रिपीट डेफिनेटली करेंगे ब्रॉन्ज मेडल, और सीरीज के लिए भी डेडिकेट करेंगे, मुझे उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच आखिरी कुछ मिनटों तक मैच 2-2 गोल की बराबरी पर था, लेकिन खेल खत्म होने से महज कुछ मिनट पहले जर्मनी ने गोल दाग दिया। इस तरह जर्मनी 3-2 से मैच जीतने में कामयाब रही। जर्मनी की ओर से गोंजालो पिलेट ने 18वें, क्रिस्टोफर रूहर ने 27वें और मार्को मिल्टकाओ ने 54वें मिनट में गोल किए। वहीं भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह ने 7वें और सुखजीत सिंह ने 36वें मिनट में गोल किए। अब फाइनल में जर्मनी गोल्ड के लिए हॉलैंड से भिड़ेगी, लेकिन भारत के लिए अब भी एक मेडल की उम्मीद बरकरार है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और स्पेन के बीच गुरुवार को टक्कर होगी। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को ये भरोसा है कि हॉकी टीम स्पेन को मात देगी और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गोलकीपर श्रीजेश को शानदार विदाई देगी। पेरिस से राहुल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भले ही हॉकी टीम सेमीफाइनल हार गई हो, मगर वो दिल जीतने में कामयाब रही। अब इन खिलाड़ियों के परिवार को टीम से ब्रॉन्ज मेडल जीतने की भी उम्मीद है। Today we lost in the semi-finals. Our gold medal hope is over now, but still there is hope for the bronze medal, and I am very much confident in the team and Srijesh. They will achieve a bronze medal for our country and will make our country proud. डी के अंदर सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन हमारा अच्छा नहीं रहा। आज बॉल बहुत अच्छी मिली है, सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था, वहाँ पे भी हम बीट नहीं कर पाए हैं, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा। प्लस बॉल जितना होल्ड कर सके फोर्थ क्वार्टर में वो ज़्यादा जरूरी है, वो भी नहीं कर पाए। प्रेशर गेम था, मैं समझ सकता हूँ, प्रेशर सब पे था, इसलिए शायद ये त्रुटियां हुई, पर ये चीज़ हम ओवरकम करेंगे और मेरे ख्याल से आने वाले जो थर्ड पोजीशन के लिए मैच है, जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच है हमारा स्पेन से, हम उसको जरूर जीतेंगे। पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया और टीम को क्या है कि नाम एक थोड़ा सुझाव ये है कि जैसा भी मतलब हमारे को जितना भी ज्ञान है ना, तो एक मतलब एक बहुत अच्छे मौके मिले इंडियन टीम को, है नहीं। एक गोलकीपर गोल के लिए भी, स्ट्रोक के लिए भी बहुत अच्छे मौके मिले, लेकिन थोड़ा अपने आप को संभाल कर रखते तो बहुत कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई। हमारे पास एक मौका है, मेडल ला सकता है। हाँ, मेडल ला सकता है, एक मौका हमारे पास है, उस मेडल के लिए बेचैन मेहनत की और भगवान का नाम लेकर परमात्मा पूरी टीम को हम ये आशीर्वाद देते हैं, स्ट्रॉन्ग रहो और अपने आप को संभालो, और कोई नहीं, सब पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हरियाणा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ, और मेडल जरूर आएगा।
और चलिए स्पोर्ट्स की बात हो गई, दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु का आकाश इन दिनों दुनिया भर से आए ताकतवर फाइटर जेट्स की दहाड़ से गूंज रहा है। वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आगाज हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन के वायुसेना प्रमुख भी इस एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब दुनिया भर के ताकतवर हवाई योद्धा एक साथ जुटे तो पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं पर टिक गई। तमिलनाडु का सुलूर एयरफोर्स स्टेशन इन दिनों भारत के साथ कई देशों की वायु शक्ति का प्रमाण बन रहा है। मंगलवार से शुरू तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के लिए कई देशों के फाइटर जेट्स सुलूर पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना को इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास की मेजबानी करने का गौरव हासिल हुआ है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में 30 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं। इनमें से 10 देश अपने फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ भारत पहुंच चुके हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2 फेज में पूरा किया जाएगा। इसके पहले फेज की शुरुआत कल तमिलनाडु के सुलूर में हो चुकी है। चौदह अगस्त तक चलने वाले इस पहले फेज में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। खास बात ये कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के वायुसेना प्रमुख भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के लिए जर्मनी के वायुसेना प्रमुख जब टाइफून फाइटर जेट से सुलूर एयरबेस पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी खुद वहां मौजूद रहे। जर्मनी के साथ साथ फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन से आए वायुसेना के जवानों और अधिकारियों का भी भव्य स्वागत किया गया। पहले चरण में सुलूर में 72 एयरक्राफ्ट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से 32 विदेशी विमान और 40 भारतीय वायुसेना के होंगे। इस युद्धाभ्यास में भारत के राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर के साथ साथ स्वदेशी फाइटर जेट तेजस भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा फेज राजस्थान के जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। दूसरे फेज में ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, ग्रीस और बांग्लादेश की वायुसेना भारतीय वायुसैनिकों के साथ अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। दूसरे चरण में कुल 80 विमान आसमान में अपना हुनर दिखाएंगे, जिनमें से 40 भारतीय वायुसेना के होंगे। दोनों चरणों में 150 से ज्यादा विमान शामिल रहेंगे। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के जाबाजों को दुनिया के दूसरे देशों की काबिलियत परखने का मौका दे रहा है। ये युद्धाभ्यास भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए वायुसेना को नई रणनीतियां बनाने में मदद करेगा। ऐसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिशें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश भर में महिलाएं आस्था, उमंग और सौंदर्य से जुड़े त्योहार को मना रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसे में आज जयपुर से लेकर लखनऊ तक इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको तीज के ऐसे ही 7 रंग दिखाते हैं। तीज में रंगोली, झूलों, स्वादिष्ट पकवानों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उत्साह उमंग के पर्व तीज पर महिलाओं ने रंगोली बनाई, झूला झूला, स्वादिष्ट पकवान खाया, ग्रुप डांस किया और सभी ने साथ में खूब एंजॉय किया। गुलाबी शहर जयपुर में गुलाबी लहरिया थीम पर महिलाएं तीज उत्सव सेलिब्रेट करती देखी गई। इसी बीच महिलाएं रंग बिरंगी धारियां, शगुन और संस्कृति के सारे रंग समेटे राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश करती हुई भी देखी गई हैं।
तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत तीज के रंग में रंगा नजर आया। आपको करनाल लिए चलते हैं। महिलाओं ने हरियाणवी गीत पे जम के डांस किया, गीत गाए। इस दौरान महिलाओं ने मेहंदी लगवाई, संगीत का कार्यक्रम हुआ और वहां सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने झूला झूला और महिलाओं के साथ आनंद लिया। पर्व है तीज का, इसको मनाना चाहिए। जैसे हम इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस परंपरा को देखें और इसको अपनाएं। और इस त्योहार का अलग ही महत्व है क्योंकि ये वो पर्व है जब ससुराल से गोतली आती है। नहीं, अक्सर भाई गोतली लेके जाता है और ये पर्व है जब हमारी बेटियों की जिनकी शादी होती है वो सावन में अपने मायके रहने के लिए आती है। हमारे हरियाणा के अंदर परंपरा है कि सास बहू इकट्ठे सावन में नहीं रहती, तो इस परंपरा को जैसे चली आ रही ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ बहनें नई आई हैं और जो झूले पे अपनी पहली तीज का आनंद लेंगी। और सभी को एक बार फिर हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई है। और इस प्रतीक पर हमारी बहनें नाच गाकर, झूला झूलकर और प्रकृति का भी आनंद लेती है। और विशेष तौर पे आप देखते हैं जब प्रकृति का यौवन होता है तो चाहे मोर भी हैं वे भी बागों में नाचने लगते हैं। हमारी बहनें भी इसी खुशी के मारे नाचने लगी हैं। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी आदरणीय सुमन सैनी जी यहाँ पर करनाल में सखियों के साथ ये तीज का पर्व मनाने के लिए आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से डीएवी वुमेन कॉलेज की तरफ से विशेष तौर पे बच्चों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है जिसमें झूला भी है, जिसमें गायन भी है, जिसमें मेहंदी भी है। तो हमारे हरियाणवी कल्चर को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणवी की पोशाक डाली हुई है, इन्होंने घाघरा चोली डाला हुआ है, इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। हमने पहली बार देखा, मेरा तीसरा दिन है कॉलेज में और मैंने पहली बार देखा है कहीं पे कि दिखा रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा डांस किया, अच्छा गीत गाया इन लोगों ने, भी खुशी मनाई गई है, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। झूले भी डाले गए हैं, डांस भी दिखा रहे हैं, सभी लड़कियों ने डांस भी किया, बहुत अच्छा मना रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है देख के कि हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है। ये काफ़ी अच्छा त्यौहार होता है। इस दिन मतलब सारी जो लेडीज़ होती हैं अपनी भाइयों का वेट करती है कोतली वगैरह के लिए और सारी इकट्ठे होकर झूला झूलते हैं। हमारे कॉलेज में भी लगा हुआ है यहाँ पे झूला और मतलब काफ़ी फंक्शंस भी हो रहे हैं, बच्चे डांस भी करेंगे। और तीज में काफ़ी लेडीज़ ऐसी भी होती है जो फास्ट रखते हैं अपने हस्बैंड की उनकी एज के लिए और उनके खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए। मतलब काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी वेट भी करा जाता है अपने भाइयों के लिए उनकी कोतली वगैरह का। मतलब काफ़ी अच्छा त्यौहार है ये तीज, मतलब सभी मनाते हैं। संस्कृति, हाँ, जैसे अभी आज की जनरेशन के टाइम पे हम जैसे न्यू जनरेशन है उसमें काफ़ी ये हो रहा है कि फेस्टिवल भूलते जा रहे हैं। मतलब उनको पता नहीं है कि इस फेस्टिवल पे क्या होता है, सिर्फ ये पता है कि हाँ ये फेस्टिवल है, मतलब ऐसे ऐसे ये इनकी हिस्ट्री थी। और अब बात देश के पहले एआई आंगनबाड़ी केंद्र की कर लेते हैं। यूपी के गाजियाबाद के मोटी गांव में स्थित है जहां बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में बेसिक शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। खेल खेल में एआई से पढ़कर बच्चे तो खुश हैं ही, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स भी बेहद खुश हैं। नाचते गाते झूमते ये नौनिहाल खेल खेल में आ ई को जान रहे हैं और का खा गा को पहचान रहे हैं। पोयम्स, राइम्स सब गुनगुना रहे हैं, उन पर झूम रहे हैं। तरीका नया नहीं, लेकिन जिस माध्यम से ये बच्चे सब सीख रहे हैं वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाजियाबाद के मोटी गांव के ये बच्चे देश के उस आंगनबाड़ी केंद्र में प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं जो यूपी का पहला एआई आधारित शिक्षा देने वाला केंद्र बन गया है। बात का मोटी पहली ऐसी जगह बना है जहां देश भर में
पहला ऐसा आंगनवाड़ी खोला गया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान न लें, उन्हें डिजिटल युग से जोड़ने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोर्ड बनाया गया है। बच्चों की पढ़ाई का फीडबैक भी लिया जाए, इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। ये पहली बार है जब बच्चों को एआई आधारित बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। आंगनबाड़ी के स्मार्ट क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, बल्कि उन्हें सब अच्छे से याद भी हो रहा है और उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों की रुचि बढ़ने और बच्चों की खुशी देखकर फूले नहीं समाते हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश है, उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और तो और बच्चों को ले लेके रोज आते हैं, नए बच्चे आ रहे हैं देख के यहाँ का। नौनिहालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी की सहायिकाओं और शिक्षकों को भी एआई बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बोला गया है कि इनकी अलग से ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बेस पे फिर आगे ये पढ़ाएंगे। मैं ये देख रही थी, इसमें हमारी एक पहल पुस्तिका होती है, वो भी कंटेंट इन्होंने इसमें डाला है। उस पहल पुस्तिका के आधार पे इनका पूरा एक प्लान होता है कि इनको कैसे कैसे कितने टाइम में कितना पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वो सब पहल पुस्तिका के अनुसार ही इनको पढ़ाना होता है। वो कंटेंट भी इन्होंने इसमें डाला है, उसके बिहाफ पे ही ये आंगनवाड़ी बच्चों को पढ़ा सकती है। बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन, सेठरी क्लब और एक स्टार्टअप कंपनी ने मिलकर ये अनूठी पहल की है। अब गाजियाबाद में 100 ऐसे ही आंगनबाड़ी होंगे जहां एआई आधारित क्लासरूम बनेंगे। हाल ही में मोटरी में देश के पहले एआई आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन यूपी की गवर्नर आनंदीबेन ने किया। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आंगनवाड़ी से जोड़ा गया है। ये एक नया प्रयास है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब स्कूल की जगह आंगनवाड़ी तक एआई की पहुंच गई है। और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के तमाम जो आंगनवाड़ी है वहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे पढ़ते नजर आएंगे। खुद आनंदीबेन पटेल ने भी ये बात कही कि नौनिहाल को जब बेसिक एजुकेशन इस तरह की दी जाएगी तो जब वो स्कूल पहुंचेंगे तो उनका बेस मजबूत होगा, और जब बेस मजबूत होगा तो आने वाले दौर में वो और बेहतर शिक्षा को समझ पाएंगे और उसे समझने के साथ आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगन्नाथ के साथ नीतू झा, गाजियाबाद। देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश भर में इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अमूमन रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। लेकिन नागपुर में बच्चों ने अपने हाथों से सरहद की रक्षा करने वाले शूरवीरों के लिए राखियां तैयार की हैं। यानी जो जांबाज धूप छांव की फिक्र किए बिना त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल किया गया है। नागपुर में सेना के जाबाजों को कुछ इस तरह राखी बांधी गई। इसी महीने देश की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन है, लिहाजा प्रहार मिलिट्री स्कूल के छात्र छात्राओं ने 2.5 लाख राखियां बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए भिजवाई। इस मौके पर वहां खुद आर्मी पोस्टल सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल MK खान भी मौजूद रहे। कितनी राखियां भेजी गई, कितनी संस्थाओं ने भाग लिया, प्रहार मिलिट्री स्कूल में कितनी राखियां टोटल भेजी? बहुत खुशी होती है बताते हुए कि प्रहार समाज जागृति संस्था ये जब से शुरुआत हुई है इस संस्था की 1994, तब से राखियां भेज रही हैं सैनिकों को। क्योंकि देखिए, हम राखी अपने भाई को बांधते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, तो सैनिक भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो यही एक प्रेम की भावना, एक कृतज्ञता का भावना सैनिकों को दिखाने के लिए हम लोग हर साल राखियां भेजते हैं। बताया गया है कि इस साल पहले के मुकाबले 1 लाख ज्यादा राखियां जवानों के लिए भेजी गई। ये सभी राखियां नागपुर के 20 से ज्यादा स्कूलों की ओर से भेजी गई हैं। इन राखियों के डिब्बे में बच्चों ने कुछ संदेश, कुछ पत्र भी लिखे हैं ताकि जवान अपने को अकेला न समझें।
बच्चों ने काफी सारी चिट्ठियां भी लिखी हैं सैनिकों को, और बड़ी प्यार भरी चिट्ठियां लिखी हैं सैनिकों को। अपनी तरफ से कुछ ड्राइंग वगैरह किया है, कुछ संदेश लिखे हैं, कुछ बच्चों ने तो कविताएं भी लिखी हैं। तो ऐसे एक आम नागरिक का सैनिकों के प्रति क्या भाव होता है, क्या भावना होती है, और एक सैनिक दिन रात एक करके सीमा के ऊपर खड़ा होता है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खुले आसमान में सांस ले पाते हैं। तो ये जो एक भावना है, ये बच्चों ने बहुत सुंदर सी उतारी है कुछ चिट्ठियों में। जाहिर है अमूमन त्योहार के मौके पर हमारे जाबाज जवानों का दिन और रात सरहद पर कटता है, लेकिन अगर ऐसे तोहफे देशवासियों से मिलेंगे तो फिर उन्हें अपने परिवार की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कई बातें। देख लेते हैं आज का विचार। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा है, हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है कि जीत की कोशिश में मर जाएं। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए GMT। नमस्कार।